तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को रिटेल बैंकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स मॉर्गेज लोन से। तो ये होम लोन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो जो भी फुल ऑन होम को खरीदता है उससे लोन मिलती है, ठीक है। द वे इट दिस वर्क इज दैट हिज लोन मनी विल बी डिवाइडेड इनटू चंक्स EMI ओवर मेनी ईयर्स एंड गिवन टू हिम एवरी मंथ. This can easily act like a monthly income. At the end of loan tenure, the bank stop paying the monthly income. If one of the spouses die, the other can still continue living in the house. If both die, the bank give their highest two option: settle the overall outstanding loan and retain the loan. तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि लोन कैसे पे किया जाता है। इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। वैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये आपको यदि रिटेल रिवर्स मॉर्गेज लोन के बारे में जानना है तो ये आप देख सकते हैं। इसको मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल को मैं कवर करता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए रिवर्स मॉर्गेज लोन पे एक आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसका मैंने वीडियो भी बनाया है कैसे उसे सॉल्व करना है उस न्यूमेरिकल को। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल ये है कि मिस्टर अजय 62 साल के हैं और उनकी जो वाइफ है वो 60 साल की है। वो साथ साथ रहते हैं करवीर नगर पुणे में एक हाउस में जिसका वर्थ है 1 करोड़। और दोस्तों उनका एक बेटा है और बेटी है जिसका लीगल हायर है 50:50। जो अजय है वो ओल्ड एज का है और उसकी वाइफ और हिज वाइफ डू नॉट हैव अ मंथली इनकम सोर्स, सो डिसाइड टू गो ऑन फॉर रिवर्स मॉर्गेज लोन. द बैंक इज रेडी टू लोन अप टू 60 लाख टू देम, विच जस्ट मीन दे विल बी पेड 35K पर मंथ फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स. अब उन्हें क्या हुआ कि नाउ दे स्टार्ट गेटिंग मंथली इनकम ऑफ 35K पर मंथ फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड दे कंटिन्यू टू लिव इन द सेम होम. After this point, their children support them financially, and then Ajay died at the age of 79. After this, his wife still continued to live in the house. Sadly, she too passes away at age 85. By this time, the total loan outstanding becomes 1.1 crore. Now the loan has to be paid off. The son and daughter do not have the money to pay to the bank, so the bank decide to sell off the property. At that time, the price of the house is rupees 3 crore. The bank sell the house and get total 3 crore, out of which 1.1 crore is taken by the bank and rest is paid to the legal hire, which they split among themselves. तो दोस्तों ये एग्जाम्पल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया है, तो इसे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवर्स मॉर्गेज लोन, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये सीनियर सिटीजन को मिलेगा जिसका 60 साल से ऊपर हो चुका है, वो एलिजिबल है, और उसकी वाइफ यदि को एप्लीकेंट है तो 58 साल की से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद लोन का मैक्सिमम अमाउंट जो है 60% होगा टोटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, अप टू मैक्सिमम 50 लाख का। दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज लोन का याद रखिएगा ये 20 साल है। ये यहाँ पे जो है HFC के साथ 15 साल दिया हुआ है मैक्सिमम पीरियड, और इस बोरोवर जो है मंथली, क्वार्टरली, एनुअल लमसम पेमेंट के लिए ऑप्ट कर सकती है। जो रिवैल्यूएशन होगा वो HFC करेंगे हर एक 5 साल पे। और दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज लोन का रेट जो है वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है PPF अकाउंट। देखिए PPF के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको। कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास एक PPF अकाउंट है, एक इंडिविजुअल के पास एक ही PPF अकाउंट हो सकता है। जो सीलिंग है वो 1.5 लाख का है। जो डिपॉजिट्स इन PPF अकाउंट है वो रिडक्शन अंडर 18C है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। There is no concept of joint holding in a PPF account. It is to be named in single name only. You can however nominate your dependent to your PPF account. जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूट किया जाएगा मिनिमम गैप बिटवीन 5th एंड एंड ऑफ मंथ के बेसिस पे। यू कैन ऑफर द बैलेंस इन योर PPF अकाउंट एज कोलेट्रल टू टेक लोन, यानी आप लोन ले सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये बेसिकली कंपाइलेशन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने देखा और कंपाइल किया आपके लिए। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये आपका अमेजॉन वॉलेट या गूगल पे वॉलेट या आपका पेटीएम, वही होता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ताकि आप लोग गुड्स को परचेज कर सकें, सर्विस को परचेज कर सकें और फंड ट्रांसफर कर सकें। और ये 3 कैटेगरी का होता है, क्लोज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट, सेमी क्लोज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट, ओपन सिस्टम इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्लोज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये एक पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है ताकि वो उससे दूसरे से परचेज कर सके, और कैश विड्रॉल या रिडम्पशन इसमें नहीं होता है। सेमी क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसे यूज कर सकते हैं परचेज के लिए at a group of identified merchant establishment having a specified contract with the issuer to accept the instrument. इसमें भी कैश विड्रॉल या रिडेम्पशन एलिजिबल नहीं है। और तीसरा है ओपन सिस्टम इंस्ट्रूमेंट। तो इसको आप परचेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस जैसे फंड ट्रांसफर किसी भी कार्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कैश विड्रॉल भी एलिजिबल है, तो समझ सकते हैं, इसीलिए नाम पर है इसका ओपन। एक है क्लोज मतलब कि कैश विड्रॉल नहीं होना सिंपल भाषा में। सेमी क्लोज मतलब कि हाँ कुछ हद तक है, और ओपन मतलब पूरा खुला हुआ है। अब दोस्तों कौन कौन से बैंक एलिजिबल हैं PPI इशू करने के लिए, तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा NBFCs और अदर पर्सन जो है केवल क्लोज और सेमी क्लोज सिस्टम को इशू करते हैं इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन। लेकिन बैंक जो है वो सभी कैटेगरी को
सभी कैटेगरी के पीपीआई के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों कैपिटल रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि जो भी बैंक या एनबीएफसीज उनको कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई से कॉम्प्लाई होना पड़ेगा, और दूसरे पर्सन के पास और मतलब मिनिमम कैपिटल पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए 500 लाख का, और मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए 100 लाख का। अब देखिए कैटेगरीज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम वैल्यू 50,000 किसी टाइम पे नहीं एक्सीड करना चाहिए। अब देखिए कुछ हमारे पास सेमी क्लोज पीपीआई हैं जिसे हम लोग इशू कर सकते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस पे। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा इंटरेस्ट के लिए। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वैलिडिटी 3 साल का होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं बीबीपीएस। बीबीपीएस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये बेसिकली बिल पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, और दोस्तों ये कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है नेटवर्क ऑफ एजेंट के थ्रू। इसका फीचर क्या है? पहला फीचर है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, दूसरा फीचर है ब्रांड कनेक्ट, तीसरा फीचर है दोस्तों क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, तो इसके थ्रू क्लियरिंग सेटलमेंट भी किया जा सकता है। चौथा फीचर है कंप्लेंट मैनेजमेंट। तो दोस्तों याद रखिएगा ओनर्स ट्रांजैक्शन और ऑफर्स ट्रांजैक्शन, ये दोस्तों ये बेसिकली कस्टमर के ग्रीवियंस को ये रिजोल्यूट करता है। इसके पास स्टैंडर्डाइज कंप्लेंट मैनेजमेंट है। इसके बाद दोस्तों डिस्प्यूट मैनेजमेंट है। दोस्तों इस बीबीपीओयू पे ही लास्ट साल एक आपका केस स्टडी पूछा गया था, तो इसे ध्यान से एक एक पॉइंट जितना मैंने यहाँ लिखा है सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना यदि आप कर लेते हैं बहुत मोर देन सफिशिएंट है। तो क्योंकि आपका दोनों पेपर एक साथ है तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा दोस्तों। बीएफएम ऐसा पेपर लास्ट साल पूछा गया था कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ज़्यादा फोकस आपका बीएफएम पे होना चाहिए, और रिटेल के लिए जो मटेरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना करके जाइए। आप लोग 60 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट साल मैंने भी 1 वीक में प्रिपेयर किया था अपने रिटेल को। मैं पहले से कुछ नहीं पढ़ा था, रिटेल के लिए प्रिपरेशन 1 वीक पहले किया था, और जो मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस इसी को मैंने फॉलो किया था, और इसके अलावा कुछ मैंने अपने से भी जोड़े हैं इसमें दोस्तों। इसके अलावा इंटीग्रेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, ये सभी के सभी बीपीएस के हमारे बेनिफिट्स हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब पॉइंट देख लीजिए इसे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एनी टाइम एनी वेयर बिल पेमेंट कस्टमर को ऑफर करता है। उसके बाद ये एक्सेसिबल बिल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप नेफ्ट, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, ये सभी के सभी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और चलिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। हाँ, हाउसिंग लोन पे आते हैं दोस्तों। देखिए हाउसिंग लोन के बारे में पॉइंट याद रखिएगा। इंडिविजुअल को 28 लाख तक का मेट्रोपॉलिटन में, 20 लाख तक का अदर सेंटर में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड अदर सेंटर शुड नॉट एक्सीड 35 लाख एंड 25 लाख रेस्पेक्टिवली। अब हाउसिंग लोन जो बैंक के ऑन एम्प्लॉय हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों हाउसिंग लोन विच आर बैक्ड बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एएनबीसी। लोन फॉर रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग यूनिट ऑफ फैमिली अप टू ₹5 लाख इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड अप टू 2 लाख इन द अदर सेंटर्स, ठीक है। बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट और फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डवेलर सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 10 लाख पर ड्वेलिंग यूनिट। The loan sanctioned by bank for housing project exclusively for the purpose of construction of house for economically weaker section and low income group, the total cost of which does not exceed 10 लाख per dwelling unit। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं हमारे हाउसिंग लोन के बारे में। और दोस्तों जो HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि NHB के द्वारा अप्रूव किए गए हैं रीफाइनेंस के लिए या लैंडिंग के लिए दोस्तों, तो उनके लिए देखिए क्या नियम है। उनके लिए रिहेबिलिटेशन तो सब्जेक्ट टू एग्रीगेट लोन लिमिट ऑफ 10 लाख पर बोरोवर, सभी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट बेसिकली फॉलक्रम है जिस पे इंटायर रिटेल बैंकिंग इवॉल्व करता है। प्रोडक्ट वो है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो सेटिस्फैक्शन, यूज़ और रिटर्न जो कंज्यूमर को चाहिए वो प्रोवाइड करे। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रोथ स्टेज। दोस्तों इस पे मैंने एक लंबा अच्छा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सभी चीज़ों को समझाया है, वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और चौथा स्टेज है स्टेनलेस स्टेज। तो इसको आप लेकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है इन चीज़ों को। इसके बाद दोस्तों ये फाइनल स्टेज है उसे डिक्लाइन स्टेज कहते हैं। अब दोस्तों एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि फॉर्मल प्रोडक्ट से डेवलप किया जाता है, 2 कोर प्रोडक्ट को कंबाइन करके और वैल्यू को ऐड करके, और प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं किसके फॉर्म में, डिपॉजिट प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट। देखिए जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है? कोर प्रोडक्ट होता है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल फीचर एडिंग। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? एडिंग वैल्यू इन एडिशन टू फीचर। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक फीचर इन एंटिसिपेशन।
अब लायबिलिटी साइड में बैंक क्या ऑफर करती है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद डिफरेंट वेरिएशंस। और एसेट साइड में क्या 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 बैंक ऑफर करती है, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन। दोस्तों सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बेनिफिट को देख लीजिए। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल को बढ़ाता है। इसके थ्रू बैंक जो है वॉलेट का शेयर कस्टमर से हेल्प डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाता है। उसके बाद कंपटीशन को टेकअप करता है। उसके बाद डिलीवरी मॉडल के बारे में बताना चाहिए। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक में रिटेल बैंकिंग जो है एसबीओ सेपरेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी की तरह कैरी आउट होता है, नॉट एट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। केवल फॉरेन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक में रिटेल बैंकिंग को एसबीओ की तरह प्रैक्टिस करते हैं। सभी से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों डीएसए के बारे में बताना चाहिए। डीएसए का शुरुआत किया था फॉरेन बैंकों ने, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है, जिसके पास ब्रांच पेनिट्रेशन नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, तो वो डीएसए का हेल्प लेते हैं अपने बिजनेस को सोर्स करने के लिए। डीएसए बेसिकली इंगेज होते हैं सोर्सिंग क्रेडिट कार्ड एंड रिटेल लोन, लेकिन स्क्रूटनी और केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बैंक करती है इसे। और लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिसका 50% एसेट से ज़्यादा रिटेल साइड से सोर्स किया जाता है, उस केस में डीएसए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बिजनेस को मोबिलाइज करने में। इसके बाद दोस्तों लोक अदालत के बारे में बताना चाहिए। लोक अदालत डिस्प्यूट केस को नहीं इंटरटेन करता है, कॉम्प्रोमाइज़ केस का एलिजिबल है। यहाँ पे डिसीजन जो है कॉन्सेंट डिग्री पे होता है, कोई भी अपील नहीं किया सकता है इस डिग्री पे। सिविल प्रोसीड्यूर कोड को फॉलो किया जाता है। अब देखिए लिमिट दिया हुआ है, नॉर्मल लोक अदालत 20 लाख तक, और जो हमारा कट ऑफ ऑफ 2 लाख है वो डीआरटी लोक अदालत है। एलिजिबल अकाउंट एनपीए है। उसके बाद दोस्तों रिपेमेंट क्या है, प्रीफरेबली डाउन पेमेंट के रूप में होता है, और यदि इंस्टॉलमेंट है तो मैक्सिमम पीरियड है 1 से 3 साल तक। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में याद रख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6% पर एनम। अब देखिए मैक्सिमम है 1,000 और मिनिमम है 1,000 और मैक्सिमम है 1.5 लाख। और ये कब तक था, ये 2017-18 तक था। अब देखिए उसके बाद क्या है, तो वो है दोस्तों मिनिमम है 250 रुपये और मैक्सिमम है 1.5 लाख। पार्सल विड्रॉल अप टू 50% जो है आप कर सकते हैं। अकाउंट जो है 21 साल के बाद क्लोज किया जा सकता है। यदि अकाउंट मैच्योरिटी के बाद नहीं क्लोज होगा तो बैलेंस को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी ने ये सब लॉन्च किया था, उसके बारे में देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन खुलवा सकता है, मैक्सिमम कितने अकाउंट हो सकते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रीमैच्योर इनक्लोजर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनकम लेवल वाला याद रखिएगा। 2 से 10 मास मार्केट देख रहे हैं, सारी जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को मैंने कलेक्ट किया है दोस्तों, सभी को कंपाइल किया है आपके लिए। तो 2 से 10 मास मार्केट, 10 से 50 मास एफ्लुएंट, 50 से 400 सुपर इफ्लुएंट, 400 से 4000 हाई नेट, इसका रेंज याद रखिएगा। फिर मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, यूएसएसडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और कौन कौन सा फंड फैसिलिटी अवेलेबल है, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब अवेलेबल है। टाइप ऑफ एटीएम याद रखिएगा, ऑन साइट एटीएम बैंक के अंदर, ऑफ साइट एटीएम बैंक के बाहर, व्हाइट लेवल एटीएम एनबीएफसी, ग्रीन लेवल एटीएम एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन, ऑरेंज लेवल एटीएम शेयर ट्रांजेक्शन, येलो लेवल एटीएम ई कॉमर्स, पिंक लेवल एटीएम वुमेन बैंकिंग, ब्राउन लेवल एटीएम मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर करती है लेकिन कैश मैनेजमेंट बैंक करती है। इसके बाद दोस्तों ये एलटीवी रेशियो याद रखिएगा, एलटीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, एलटीवी रेशियो को याद रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों कुछ योजना के बारे में बात करते हैं। योजना को मैं यहाँ पे देखिए एक एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं लाया हूँ योजना को, जिसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम एज टू सब्सक्राइब फॉर प्रीमियम जेजीबीवाई, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद प्रीमियम पेबल कितना होता है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद कितना अमाउंट पेबल है सब्सक्राइबर डेथ हो जाने पे किसी भी काउज के कारण, 4 ऑप्शन है आपके सामने। और सभी का आंसर मैंने नीचे लिखा है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन को कुल मिलाकर आपका ये सेट है, फर्स्ट का बी है, दूसरे का डी है, तीसरे का बी है, ऐसे करके ये सेट है। तो आप क्या कीजिए, इसको यदि आपको यूज़ करना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चनेयर को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है। क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ें जल्दी याद होती हैं, तो पहले आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब एक बार एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं अपना शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बारे में भी देखिए क्वेश्चनेयर है और सभी का सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। आंसर यहाँ पे देखिए 1 का डी, 2 का बी, इससे एक बार देख लीजिए और आप एक एक करके इस तरह आप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एजुकेशन लोन पे देखिए, एजुकेशन लोन पे भी ये क्वेश्चनेयर है, इसको भी आप सेम काम कीजिए इसके साथ, ठीक है। नीचे जो आपका ये है आंसर है उसे देख लीजिए। और ऊपर दोस्तों भीम के बारे में बताना चाहिए। भीम है दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसकी ये होता है यूपीआई और यूएसएसडी के थ्रू होता है। इसका ट्रांजैक्शन लिमिट याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 20,000 है पर ट्रांजैक्शन और पर डे का लिमिट है 40,000। उसके बाद भारत क्यूआर कोड में एक डे में 20 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। आईएमपीएस का मैक्सिमम लिमिट है पर ट्रांसफर 2 लाख का।
फर्स्ट मोबाइल एटीएम ICICI, फर्स्ट टॉकिंग एटीएम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेफ्ट का बैचेस 23 होता है। जो RTGS ट्रांजेक्शन का टाइम वेरिंग चार्जेस है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। पर आउटवार्ड ट्रांजेक्शन 2 रुपया होगा, और RTGS यदि 1 बजे के बाद है तो पर आउटवार्ड ट्रांजेक्शन 5 रुपया होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी मैंने बताया था ना JJBY के बारे में, आप देखिए शॉर्ट नोट्स यहाँ हैं। 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा 2 लाख रुपए का। यदि किसी भी कारण से डेथ हो गया तो LIC अदर लाइफ इंश्योरेंस इंप्लीमेंट कर सकता है। प्रीमियम है 330 रुपया पर पर्सन, ऑटो डेबिट हो जाएगा। ब्रेकअप है 289 इंश्योरेंस कंपनी को मिलती है, 30 एजेंट को मिलती है और 11 बैंक को मिलती है। एलिजिबिलिटी 18 से 50 साल तक। यदि एक के पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तो वो एक ही बार ज्वाइन कर सकता है। देखिए SSBY के बारे में मैंने नोट दे दिया है, तो वही तो नोट के बेसिस पे मैंने वो क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो 1 साल का एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर है। 2 लाख का है यदि बोथ हाई हैंड गोन। 1 लाख का है, 1 लाख का यदि एक हाई एक हैंड एक गोन। ठीक है, इस प्रकार से। उसी तरह PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देख सकते हैं। ये जो है सभी प्रकार के फूड, ऑयल सीड कॉर्प्स को ये कवर करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सिम कंपलसरी है। लोनी फार्मर ऑब्टेनिंग क्रॉप लोन, KCC लोन फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स। मैक्सिमम प्रीमियम जो फार्मर पे करेगी वो 2% होगा खरीफ फ्रूट के लिए, 1.5% होगा रबी फ्रूट के लिए और 5% होगा एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। हाँ, मैस्लो हायरार्की लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और हाउसिंग लोन। फिर सिक्योरिटी सेफ्टी नीड में रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टैक्स प्लानिंग। सोशल नीड के अंदर कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंश्योरेंस कवर, ये सभी के सभी आते हैं दोस्तों। इसे एक बार देख लीजिएगा। स्टीम नीड में क्या आता है? स्पेशल टर्म डिपॉजिट फंड, टर्म इंश्योरेंस फंड। ये यही सेम मैस्लो लॉ जो आप लोगों ने AVM में पढ़ा था, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, बस प्रोडक्ट का नाम याद रखिएगा दोस्तों। प्रोपोगेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिस्क, O फॉर अपॉर्चुनिटी। इसका मैंने ट्रिक भी समझाया था कैसे याद रखना है। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिटेल बैंकिंग का उसे जाके देखिए। जितना कंटेंट मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड किया उसे एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब दोस्तों देखिए, सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में याद रखिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली पे किया जाता है। इशूड इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड मल्टीपल देयर ऑन। अब इस कुछ पॉइंट्स है जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। एक्सपायरी 8 साल का है। मैक्सिमम 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। मैक्सिमम 4 kg फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, पर्सनल रेजिडेंट इन इंडिया एज पर फेमा 1999। उसके बाद गोल्ड, और देखिए मिनिमम है 2 ग्राम, मैक्सिमम है 50 ग्राम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में टैगलाइन है अर्न वैल्यू सिक्योर। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, लॉन्ग टर्म 12 से 17 साल, मीडियम टर्म 5 से 7 साल। मिनिमम 30 ग्राम, मैक्सिमम नो लिमिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट है डिसाइडेड बाय बैंक। उसके बाद सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में याद रखिए। 60 साल या उससे ऊपर स्कीम जो है रेगुलर इनकम को या क्वार्टरली बेसिस पर प्रोवाइड करती है। टैक्स बेनिफिट होता है 1.5 लाख तक। TDS जो है यदि इंटरेस्ट रिसिप्ट ज़्यादा है 50,000 तक तो TDS लग कटेगा। और कोई भी इंडिविजुअल 55 साल का हो या उससे ज़्यादा हो तो, लेकिन 60 साल से कम हो, जो रिटायर्ड हुआ हो सुपर एनुएशन पे अंदर VRS को इसको अकाउंट खुलवा सकता है। फिर किसान विकास पत्र के APY के बारे में पढ़ लीजिए सब पॉइंट। उसके बाद दोस्तों अटल पेंशन योजना APY पढ़ लीजिए। फिर किसान क्रेडिट कार्ड में याद रखिए पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी में 50,000 रुपये मिलेगा। अदर इसमें 25,000 मिलेगा। प्रीमियम का जो आपका बैंक को मिलेगा 2%, बॉरोवर के मिलेगा 1%। वैलिडिटी है 5 साल का, जिसे आप लोग 3-4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। कैश क्रेडिट, टर्म क्रेडिट को प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद दोस्तों आप ये याद रखिएगा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसके अंदर यूज डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट्स। प्रेडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इसको मैंने डिटेल में डिस्कशन भी किया अपने वीडियो में। हाँ, CLSS का याद रखिएगा। एक है EWS LIC ग्रुप, एक है MIG1 ग्रुप और एक है MIG2 ग्रुप। दोस्तों मेरे क्विक रिवीजन सेशन में जाके देखिए, एक और मैंने बनाया है, वहाँ पे मैंने चार्ट वाइज इस चीज़ को क्लियर किया है। तो दोस्तों ये था मेरा शॉर्ट नोट कंपाइलेशन। यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, मैक्सिमम फोकस रिटेल बैंकिंग पे रखिए क्योंकि वही ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है दोनों में यदि कंपेयर किया जाए तो। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों और भी लोगों को ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल के साथ। और फ्रेंड्स इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।